रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पाखी की कॉलेज क्लास खत्म हो गई थी और वो घर के लिए जा ही रही थी कि तभी वहाँ उसकी सहेली रिया आती है और पाखी को रोकते हुए रिया कहती है, अरे इतनी जल्दी कहाँ जा रही है? मैं तुझे कब से कॉलेज में ढूंढ रही हूँ और तू है कि क्लास खत्म होते के साथ ही घर के लिए निकल रही है। ये क्या बात है पाखी? हाँ मुझे पता है, तूने रुकने को बोला था, लेकिन मुझे काम है थोड़ा, इसलिए जाना पड़ रहा है। वो सब मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि तू मेरे साथ चल रही है और आज तो मेरा बर्थडे है और तुझे मेरी बात माननी ही पड़ेगी। चल लेना, और बाकी सभी लोग आ रहे हैं। रिया यार समझना, काम नहीं होता तो मैं मना थोड़ी करती तुझे, लेकिन मैं तेरे साथ कल तेरा बर्थडे मनाऊंगी और केक गिफ्ट दोनों मेरी तरफ से होगा। अभी के लिए मान जा प्लीज। मान मैं नहीं रही बल्कि मानेगी तू, वो भी मेरी बात। मैं तेरी मम्मी को कॉल करके बोल दूंगी कि जो भी काम है वो बाद में हो जाएगा। फिलहाल मेरा अभी बर्थडे है और तू मेरे साथ चल रही है। अच्छा एक काम करते हैं, मैं तेरे साथ पार्टी में चलती हूँ, लेकिन जैसे ही केक कट हो जाएगा ना, मैं वहीं से घर के लिए चली जाऊंगी। माँ को कुछ बोलना भी नहीं पड़ेगा। बहुत बढ़िया पाखी मैडम, आपने दिमाग तो बहुत अच्छा लगाया, लेकिन मैं मानने वाली नहीं हूँ। तू मेरे साथ पार्टी में जाएगी और जब तक मैं नहीं बोलूँगी तब तक तू वहीं रुकेगी। ठीक है भाई, अब जब तूने ठान ही लिया है तो मैं क्या कर सकती हूँ। चल अब। रिया अपने साथ पाखी को लेकर चली जाती है। रिया एक बढ़िया से कैफे में अपने बर्थडे की पार्टी दे रही थी, जहाँ उसके और भी दोस्त आए थे। वहाँ रिया सब के लिए उनकी पसंद का पिज्जा मंगवाती है और पाखी के लिए अपनी पसंद का मोमोज पिज्जा मंगवाती है। जैसे ही पाखी मोमो पिज्जा खाती है तो बोलती है, अरे रिया, ये कौन सा पिज्जा मंगवा लिया तूने? इसका स्वाद तो बहुत ही अच्छा है। एक पिज्जा में मोमोज और पिज्जा दोनों आ गए। है ना बहुत सही चीज। अरे मैंने भी कुछ दिन पहले ही मोमो पिज्जा के बारे में सुना है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मुझे पता था तुझे भी काफी पसंद आएगा। और देख, तुझे पसंद भी आ रहा है। अच्छा हुआ मैं तेरी बर्थडे पार्टी में आ गई, वरना तो मुझे इस मोमोज पिज्जा के बारे में पता ही नहीं चलता। बहुत ही यम्मी है, मजा आ गया आज तो। मैं इसे ना घर पर भी लेकर जाऊंगी और अपनी माँ को भी खिलाऊंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तेरे घर के लिए पैक करवा देती हूँ। आंटी को मेरी तरफ से दे दियो। पाखी को मोमो पिज्जा बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो मोमो पिज्जा अपने साथ घर तक लेकर जाती है। पाखी को मोमो पिज्जा इतना पसंद आता है कि वो हर एक दो दिन में मोमो पिज्जा खाने चली जाया करती या घर पर ही मंगवा लिया करती। कई दिनों तक पाखी मोमो पिज्जा लगातार खाती है। कुछ दिनों बाद पाखी अपने लिए मोमो पिज्जा लेकर आती है और अपने कमरे में बैठकर खा ही रही होती है कि तभी वहाँ कमरे में पाखी की माँ अनीता आती है और पाखी को पिज्जा खाते हुए देखकर कहती है, अरे तुझे मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, इतना पिज्जा मत खाया कर, पेट खराब हो जाएगा। माँ, ये कोई ऐसा वैसा पिज्जा नहीं है, बल्कि मोमो पिज्जा है। बहुत ही यम्मी है। उस दिन आपने खाया तो था जब मैं लाई थी, फिर भी आप इसे पिज्जा बोल रही हो। अरे पिज्जा हो या मोमो पिज्जा हो, बात तो एक ही है ना। और जब मना किया है तुझे तो क्यों खा रही है? माँ, पहले तो आप बोलती थी कि कितनी पतली है, क्यों कुछ खाया पिया कर। अब जब मैं खा रही हूँ तब भी आप सुना रही हैं। अरे करूँ तो क्या करूँ मैं? खाने के लिए बोला था मैंने, लेकिन दाल रोटी बोला था। ये बाहर का खाना नहीं ठूस रही है जो तू। माँ रहने दो, आप भी ना कभी कुछ बोलती हो कभी कुछ। मैं तो यही खाऊंगी जो मुझे खाना है। अरे तेरे ही भले के लिए बोल रही हूँ। ये पिज्जा मोमोज खाती रहेगी ना तो फूल के गुब्बार हो जाएगी, कोई लड़का भी नहीं पसंद करेगा तुझे, इसलिए ये कम खा तू। पिज्जा खाने से भी कोई मोटा होता है क्या? आप तो ऐसे बोल रही हो, पिज्जा खाने से भी कोई मोटा थोड़ी होता है। ऐसे तो आप तब भी बोलोगी जब मैं दाल रोटी खाऊंगी। आपको तो हमेशा ही बोलना है। आपकी बातें सुनने से तो अच्छा है कि मैं अपना मोमोज पिज्जा खा लूं। मैं बोल भी किसे रही हूँ? आज तक तूने मेरी बात सुनी है जो अब सुनेगी मेरी बात? ठूस अपना पिज्जा। अनीता इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। पाखी को मोमो पिज्जा इतना ज्यादा पसंद आने लगा कि वो मोमो पिज्जा के आगे किसी की भी नहीं सुनती थी। ऐसा ही कई दिनों तक चलता है। कुछ दिनों बाद पाखी कॉलेज जाती है, तभी वहाँ रिया आती है और पाखी को देखकर कहती है, अरे पाखी क्या बात है, तू कुछ अलग खा रही है क्या? मोटी हो गई है इतनी। पहले तो सूखी हड्डी लगती थी और अब देखो कितनी मोटी हो गई है। नहीं तो मैं कहाँ से मोटी लग रही हूँ? तुझे कुछ ज्यादा ही नहीं दिखाई दे रहा?
मुझे कुछ ज्यादा नहीं साफ दिखाई दे रहा है। भाई ऐसा लग रहा है अब तो तुझे चलने फिरने में भी प्रॉब्लम हो जाएगी। थोड़ा कम खा, डाइट वगैरह कर, तेरे लिए ही सही होगा। अरे मुझसे डाइट वगैरह नहीं हो सकती, मैं तो जैसी हूँ वैसे ही ठीक हूँ। मानना है तो मान और नहीं मानना तो तेरी मर्जी, मत मान, मुझे क्या। अच्छा ये सब छोड़, मैं क्या बोल रही हूँ, क्लास तो खत्म हो गई है, चल ना मोमोज पिज्जा खाने चलते हैं। अच्छा तो तेरे मोटापे का ये राज है। अरे पागल, इतना भी मोमोज पिज्जा मत खा। यार तू ना अब मेरी मम्मी की तरह बातें मत कर और चल लेना यार, मेरा बहुत मन कर रहा है मोमोज पिज्जा खाने का। घर से भी कुछ खाकर नहीं आई हूँ मैं। पाखी अपने साथ रिया को भी मोमो पिज्जा खिलाने लगती है। पाखी का वजन सच में बहुत ज्यादा बढ़ गया था। जो भी पाखी को ये बात बोलता, पाखी उसकी बात को मानने को राजी नहीं होती। कुछ दिनों बाद वो रिया के साथ कॉलेज से घर आ रही थी। तभी रास्ते में रिया का भाई अमर मिलता है। वो पाखी को देखकर उस पर हंसने लगता है और हंसते हुए बोलता है, रिया तू तभी पाखी को घर नहीं लाती है ना, क्योंकि सोफे तोड़ देगी ये बैठकर। भाई चुप हो जाओ ना, उसे बुरा लग जाएगा। और बाकी तुझे तो पता है ना कि भाई की आदत ही है मस्ती मजाक करने की। अरे मैं हंस जरूर रहा हूँ, लेकिन ये कोई मजाक नहीं है। मुझे कितनी पसंद है पाखी, लेकिन आज इतने दिनों बाद देखा तो पता चला ना, पाखी तो बाउंसर बन गई है। अमर तुम रिया के भाई हो ना, तो उसके साथ मजाक करो ना, मेरे साथ क्यों मजाक कर रहे हो। लो भाई बुरा मान गई। अब क्या मैं सच भी ना बोलूं, खुद को देखा है ना तुमने शीशे में, ऐसा लग रहा है जैसे हाथी का बच्चा आ रहा हो सामने से। भाई बस भी करो, देखो ना उसका मुंह बन गया, अब भी आप बोले ही जा रहे हो। ठीक है तू बोल रही है तो चुप हो जाता हूँ, लेकिन ये बात मेरे चुप होने से थोड़ी खत्म हो जाएगी। अरे मोटी हो गई है पाखी तो हो गई है ना, इसमें दूसरे पर गुस्सा करने वाली क्या बात है। अरे भाई ये बात तो मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ उसे कि मोटी हो गई है पाखी, लेकिन किसी की सुनती ही नहीं है, इसलिए उसके आगे कुछ भी बोलने का कोई फायदा नहीं है। पाखी को अमर की बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है और थोड़ा बहुत अपने आप में फील होने लगता है कि वो मोटी हो गई है। वो बहुत उदास हो गई थी। ऐसे ही मुंह लटकाते हुए वो घर आती है। उस पूरे दिन पाखी ना ही अपने कमरे से बाहर निकलती है और ना ही कुछ खाती है। और जब काफी ज्यादा देर हो गई थी तो पाखी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली, ये देखकर अनीता उसके कमरे में जाती है और पाखी से कहती है, पाखी क्या बात है, आज ना ही तू कमरे से बाहर आई है, वो तू क्या खाती रहती है, मोमोज पिज्जा वो भी नहीं खा रही है, तबीयत तो ठीक है ना तेरी। माँ क्या मैं सच में मोटी हो गई हूँ। अरे रो क्यों रही है, और तुझे मोटी किसने बोल दिया। माँ सभी मुझे मोटी बोल रहे हैं। हाँ सो रिया के भाई अमर ने भी मेरा बहुत मजाक उड़ाया। पाखी बेटा मैं तुझे पहले ही समझा रही थी ना, कितने मोमोज पिज्जा मत खा, लेकिन तूने मेरी एक बात नहीं सुनी और अब जब मोटी हो गई है तो रो रही है। माँ आप कैसी बातें कर रही हैं, मोमोज खाने से मोटे थोड़े होते हैं। हाँ बेटा नहीं होते हैं, लेकिन तूने रोज ही खाया था मोमोज पिज्जा, अब खाने के बजाय तू सुबह शाम यही खाएगी तो मोटापा तो आएगा ही ना। शायद आप सही कह रही हैं, अब से मैं मोमोज पिज्जा नहीं खाऊंगी। पाखी के ऊपर जब लोग हंसने लगते हैं तो पाखी को समझ आता है कि कोई भी चीज एक हद में ही अच्छी लगती है और उसके बाद वो कभी भी इतना ज्यादा मोमोज पिज्जा नहीं खाती। जोया और अमन दोनों ही एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। उनके रिलेशनशिप को 2 साल हो चुके थे। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। ऐसे ही एक दिन जोया अमन का एक कैफे में बुर्का पहनकर इंतजार कर रही थी। करीबन 1 घंटे के बाद अमन उसके पास पहुंचता है और बोलता है, सॉरी यार लेट हो गया। क्या सॉरी, हम नाराज हैं आपसे, हम आपसे बात नहीं करना चाहते। जोया माफ कर दो मुझे, आगे से ध्यान रखूंगा। चलो अब अपनी आंखें बंद करो। पर क्यों? करो तो। जोया आंखें बंद कर लेती है और फिर अमन उसे गरम गरम जलेबी खिलाता है और जोया ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, या अल्लाह, आप हमारे लिए गर्मा गर्म जलेबियाँ लेकर आए हैं। हाय तभी आप इतना लेट हो गए। हाँ जोया। आप पागल हैं, आपने इतनी तकल्लुफ क्यों की? तकल्लुफ से नहीं, बहुत प्यार से लाया हूँ तुम्हारे लिए। अब खा लो जल्दी वरना ठंडी हो जाएगी। जी जोया मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अमन हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। जोया अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। कब तक हम ऐसे छुप छुप कर मिलेंगे? अमन
मिलना तो हम भी नहीं चाहते हैं ऐसे, पर हम आपसे निकाह भी तो नहीं कर सकते। हमारे परिवार वाले कभी इस बात के लिए नहीं मानेंगे। अगर उन्हें पता चल गया तो वो तो हमें जान से ही मार देंगे। जोया, तुम फिक्र मत करो, मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा और शादी भी जरूर करेंगे। मैं आज ही अपने घर वालों से बात करने की कोशिश करता हूँ। जी अमन, ठीक है, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। अमन जोया को उसके घर से थोड़ा दूर छोड़ देता है और वो चली जाती है। जोया जब अपने घर जाती है तो उसकी अम्मी उसके रिश्ते की बात असद नाम के एक लड़के से तय कर रही होती है और वो ये देखकर अपने कमरे में चली जाती है। तभी उसकी अम्मी उसके पीछे पीछे उसके कमरे तक जाती है। अम्मी, आज तक हमने आपकी हर बात मानी है। आपने जैसा कहा हमने वैसा किया। आज एक बात आप हमारी भी मान लीजिए, हम ये निकाह नहीं कर सकते। हमें समझने की कोशिश कीजिए। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो? किसी से मोहब्बत तो नहीं करती ना तुम? हाँ अम्मी, हम अमन से बहुत प्यार करते हैं और हम उनके बिना नहीं जी सकते। तुम्हारी ये मजाल, तुमने किसी से नापाक रिश्ता बनाया? जानती है ना ऐसा नहीं हो सकता। कितने दंगे हो जाएंगे अगर हमारी बिरादरी को ये सब पता चला तो। जोया अपनी अम्मी की बात सुनकर जबरदस्ती उस असद नाम के लड़के के आगे चाय नाश्ता लेकर चली जाती है। लेकिन शाम को वो अमन से मिलकर अपनी अम्मी की सारी बातें उसे बता देती है, जिसके बाद वो दोनों मंदिर में जाकर एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी करके अमन उसे अपने घर ले आता है, जहां उसकी माँ सरोज अपने बेटे को एक लड़की के साथ शादी के जोड़े में देखकर तिलमिला जाती है और बोलती है, अमन, ये लड़की कौन है? माँ, ये जोया है। मैंने इनसे शादी कर ली है और अब से ये आपकी बहू है। क्या? अरे तूने शादी कर ली, वो भी एक मुस्लिम लड़की से? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? और जोया बहुत अच्छी और तहजीब वाली लड़कियों में से है, वो आपको शिकायत का मौका नहीं देगी। तभी अमन और सरोज की बात सुनकर अमन की बहन डिम्पल बोलती है, माँ, भैया सही कह रही है। भैया भाभी को अंदर आने दीजिए। आ जाओ, मैं कौन सा अब मना कर दूंगी। भैया 1 मिनट रुकिए। डिम्पल उन्हें रोककर अंदर से आलते की थाली लाती है और जोया से आलते की थाली पर पैर रखवाकर उससे गृह प्रवेश करवाती है और फिर उनका रूम दिखाकर उनसे कहती है, भैया भाभी का अच्छे से ख्याल रखना। और भाभी, आपको कुछ भी चाहिए हो या किसी भी तरीके की मदद की जरूरत हो तो बस एक बार बुला लेना मुझे। थैंक यू डिम्पल, आपने माँ जी के सामने हमें सपोर्ट किया। भैया भाभी बहुत अच्छी है, आप देखना एक दिन माँ भी जरूर मान जाएगी। और भाभी, मैं आपकी पूरी मदद करूँगी। शुक्रिया बाजी। भाभी, माँ सुन लेंगी तो गुस्सा करेंगी, पर हाँ, आप मुझे अकेले में बुला सकती है, पर सबके सामने नहीं। सुबह के 5 बजे जोया नमाज कर रही होती है कि तभी सरोज उसके कमरे के बाहर से गुजरती है और जोया को देखकर मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर के बाद वो रसोई में सबके लिए चाय नाश्ता बनाने लगती है। तभी वहाँ पर उसकी सास सरोज आ जाती है और गुस्से से बोलती है, अरे क्यों आई है तू यहाँ पर? किसने दी तुझे यहाँ आने की इजाजत? वो माँ जी, हम तो आपकी मदद ही करना चाहते थे। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद बना सकती हूँ अपना खाना। और हाँ, तेरे हाथ से तो मैं एक गिलास पानी भी ना पीऊं। पता नहीं क्या क्या खाते रहते हो तुम सब, मांस मच्छी। छी छी, अरे तू तो मेरी रसोई अशुद्ध कर देगी, निकल यहाँ से। पर माँ जी, हमारी अब शादी हो चुकी है, हम इस घर के सदस्य हैं और कौन सा ऐसा धर्म है जहाँ मांस मछली नहीं खाया जाता? हर धर्म, हर वर्ग के लोग ये खाते हैं। फिर आप ऐसे हमें क्यों कह रहे हैं? और हम वादा करते हैं कि आज के बाद हम नॉनवेज को हाथ भी नहीं लगाएंगे और ना ही कभी खाएंगे। अरे मुझे मत सिखा कि क्या सही है और क्या गलत। इस तरह सरोज उसे खरी खोटी सुनाती रहती है और उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वक्त बीतता जाता है। सरोज छत से कपड़े लेकर आ रही थी कि तभी सीढ़ियों से उसका पैर फिसल जाता है और वो सर के बल जमीन पर खून में लथपथ गिर जाती है। उसकी आवाज सुनकर जोया उसे देखती है और जल्दी से सर पर कपड़ा बांध देती है। साथ ही डिम्पल को भी बुलाती है। डिम्पल एम्बुलेंस को कॉल करती है और कुछ ही देर के बाद जोया और डिम्पल अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल पहुँच जाती हैं।
सरोज के कुछ टेस्ट किए जाते हैं और डॉक्टर उसका चेकअप करने के बाद बताते हैं, मिसेस जोया, आपकी मदर इन लॉ का खून बहुत बह चुका है, जिस वजह से उनको खून की बहुत जरूरत है। आप अपने हस्बैंड या घर के किसी और सदस्य को तुरंत बुलाइए। जी आप फिक्र मत कीजिए डॉक्टर, हम अभी उन्हें बुलाते हैं। जोया डिम्पल के पास जाकर उसे डॉक्टर की कही हुई सारी बातें बताती है और डिम्पल ब्लड सैंपल दे देती है तो सरोज से उसका ब्लड ग्रुप मैच ही नहीं करता, जिसके बाद जोया अमन को भी कॉल करके सारी बात बता देती है और वो भी भागा भागा ऑफिस से हॉस्पिटल पहुंचता है, जिसके बाद डॉक्टर उसका ब्लड सैंपल लेते हैं, लेकिन उसका ब्लड ग्रुप भी उसकी माँ से मैच नहीं होता। तभी अमन घबराते हुए बोलता है, जोया, अब हम क्या करें? माँ का ब्लड ग्रुप न मुझसे मैच हुआ न डिम्पल से। अब हम क्या करें? ब्लड बैंक में भी ब्लड नहीं है। अमन आप चिंता मत कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो सब राजी होगा, आप सब्र कीजिए। हमने अभी तक अपना ब्लड टेस्ट नहीं करवाया है, एक बार हम भी टेस्ट करवा लेते हैं, क्या पता हमारा ब्लड उनसे मैच हो जाए। भैया भाभी सही कह रही है, भाभी आप जाइए, मैं हूँ भैया के पास। जोया डॉक्टर के पास जाती है। जोया का ब्लड ग्रुप सरोज के ब्लड से मैच कर जाता है और डॉक्टर जल्दी से फिर सरोज को ब्लड चढ़ा देते हैं। कुछ ही देर के बाद सरोज होश में आती है और डॉक्टर जोया को थैंक्स कर ही रहे होते हैं कि सरोज थोड़ी बेहोशी में ही उन दोनों की बातें सुन लेती है और फिर से बेहोश हो जाती है। 2 दिन यूं ही बीत जाते हैं। अमन और जोया सरोज को घर ले आते हैं कि तभी सरोज जोया से कहती है, जोया, तूने मुझे अपना खून दिया, आखिर क्यों? वो माँ जी, आपकी हालत उस वक्त बहुत खराब थी और कहीं से भी आपके लिए ब्लड नहीं मिल रहा था, इसीलिए हमने अपना खून देकर आपको बचाया, क्योंकि आपकी जान से ज्यादा जरूरी हमारे लिए कुछ भी नहीं है। कोई धर्म, कोई जात कुछ मायने नहीं रखता सिवाय इंसानियत के। इतनी बात सुनकर सरोज भावुक हो जाती है और उसे अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है कि वो अपनी बहू को लेकर कितनी बड़ी गलतफहमी में थी। उसे समझ आ जाता है कि धर्म और जात पात में कुछ भी नहीं रखा है, इंसान का रिश्ता दिल से होना चाहिए। इस तरह सरोज अपनी बहू से माफी मांगती है और उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार भी कर लेती है और फिर सभी लोग एक साथ मिलकर एक ही छत के नीचे खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।